हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप ठीक होंगे। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने जाना युग्मक जनन। युग्मक जनन में हम लोगों ने क्या क्या जाना, शुक्र जनन और अंड जनन का निर्माण। ठीक, आज की टॉपिक हमारा है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक, आज की जो हमारी हेडिंग है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जिसको हम हिंदी में रजोधर्म या मासिक चक्र के नाम से जानते हैं। ठीक, ये मासिक चक्र और होता क्या है, रजोधर्म होते क्या हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। ये होते क्या हैं, किन किन में होते हैं, या फिर ओनली ह्यूमन में ही होते हैं, या फिर इनका मतलब लगभग ये अवधि, इनकी टाइमिंग क्या होती है, और ये कितने एज के बाद इनका आना होता है, कब इनका स्टॉपेज होता है, स्टॉपिंग कब होता है। ठीक, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है। ठीक ना, तो हम जान लेते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मतलब ये जो जननिक चक्र है, ये ह्यूमन में, एप में एंड मंकी में, ये तीनों में होते हैं। ठीक है, मतलब जननिक चक्र जो होते हैं वो मानव, कवियों और बंदरों। ठीक है, ठीक है ना। फीमेल, ध्यान रखिएगा, फीमेल कह रहे हैं कि मानव जननिक चक्र जो होता है वो 28 दिन का होता है। कितने दिनों का होता है, 28 दिनों का। जनरली आप 24 से 35 दिन भी ऐसे कहीं कहीं दिया होता है, लेकिन जनरली जो होते हैं वो मानव में जननिक चक्र जो होते हैं वो 28 दिनों का होता है। अभी हम सिंपली आपको समझा रहे हैं, ठीक है ना, बेसिक तौर पे। ये 28 डेज का होता है। ठीक, कह रहे हैं कि अब देखिएगा, ये जननिक चक्र का जो होता है प्रोसेस मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ये दो तरह से होता है। एक रजोदर्शन, मतलब इसकी स्टार्टिंग कब होती है, और एक रजोनिवृत्ति, मतलब इनका स्टॉपिंग कब होता है। तो ये दो होते हैं, रजोदर्शन तथा रजोनिवृत्ति। ठीक है, दोनों का मतलब समझ लिया ना कि रजोदर्शन मतलब इनकी स्टार्टिंग कब होती है, रजोनिवृत्ति मतलब कि स्टॉप कब होते हैं। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि जो पीरियड की टाइमिंग होती है वो यौवनावस्था, मतलब आपकी यौवनावस्था प्रारंभ कब होती है, 11 to 13 ईयर्स के बाद। कब स्टार्ट होती है, 11 से 13 वर्ष के बाद आपके फीमेल में, मादाओं में यौवनावस्था प्रारंभ हो जाती है। ठीक है ना, तो वही है कि यौवनावस्था प्रारंभ होने पर मादा में ऋतुस्राव, मादा में ऋतुस्राव 11 से 13 वर्ष की आयु में शुरू हो जाती है। ठीक है, समझ में आया क्या कहा गया। एक मिनट, ये रजोनिवृत्ति नहीं है, रजोदर्शन है। ठीक है, ये रजोदर्शन है। दर्शन मतलब दिखाई कर देता है, ऋतुस्राव मतलब ब्लीडिंग। ठीक है, ब्लीडिंग स्टार्ट कब होता है, तो वो आपका 11 से 13 वर्ष की आयु में
जब यौवनावस्था प्रारंभ होता है उस टाइम आप मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब मासिक चक्र क्या होता है, शुरू होता है। ठीक है, अब ये स्टॉपिंग कब होते हैं, जिसको हम कहते हैं रजोनिवृत्ति। ठीक, रजोनिवृत्ति कहते हैं। तो मादा में ऋतुस्राव लगभग 40 से 50 साल की एज, मादा में ऋतुस्राव 45 से 50 वर्ष की आयु में रुक जाती है। ठीक, ठीक है ना, समझ में आया। अब देखिएगा इसी के बीच मतलब आपका 11 से 13 और 45 से 50 वर्ष की ही आयु में इनके बीच के ही जो प्रोसेस होते हैं, इंटरवल होता है, उन्हीं में क्या होते हैं, ओवम का निर्माण होना होता है। ठीक है, ये इसी कंडीशन में ओवर बनते हैं। मतलब हम ये देख लेते हैं कि रिप्रोडक्टिव फेज कब, रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है, मतलब जनन प्रावस्था होता कब है। ठीक है ना, इसको भी देख लेते हैं। बिल्कुल सिंपली तौर पे बता रहे हैं, अभी हम इसको लिख करके अच्छे से, लेकिन आपको अगर जनरली ऐसे समझना होगा तो ये चीज आप नोट कर लीजिएगा कहीं। रिप्रोडक्टिव फेज कब स्टार्ट होते हैं, 11 से 13 वर्ष, 11 से 13 तथा 45 से 50 के बीच में, मतलब इन दोनों के बीच में ही ओवम का निर्माण होता है। ठीक, इनके बीच में ही क्या होते हैं, ओवम रिलीज होते हैं। और यही ओवम रिलीज होते जब, तो ये किसी स्पर्म के साथ फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन क्रिया करके और वो एक नए भ्रूण का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, ये है उनकी प्रोसेस। अब हम जान लेते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्या है। मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्या है, इसको हम मासिक चक्र कहते हैं। ये होता क्या है, ठीक है। तो कह रहा है कि एक ऋतुस्राव से, मतलब एक ऋतुस्राव से लेकर दूसरे ऋतुस्राव तक, कहाँ तक, एक ऋतुस्राव से लेकर दूसरे ऋतुस्राव तक के काल को, किसको, उसके बीच के टाइमिंग को ही क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, मासिक चक्र कहते हैं। कब से कब तक की, मतलब एक ऋतुस्राव मतलब स्टार्ट हुआ, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ, और उनके उस मेंस्ट्रुएशन से लेकर के दूसरा मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, उस तक के प्रोसेस, उनके बीच की जो टाइमिंग होती है, जो काल होती हैं, उसे ही क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा, एक ऋतुस्राव से लेकर दूसरे तक के बीच के काल को काल को या ऋतुस्राव तक के काल को क्या कहेंगे, मासिक चक्र कहते हैं। ठीक है, ये आपका समझने का एक अच्छा तरीका है। तो फिर बात अगर बहुत
आता है उसकी स्टॉपिंग, मतलब उसको रोकने का कार्य आपके शरीर में कैसे होता है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तो उनका स्टॉपिंग जो होते हैं वो किसके माध्यम से होते हैं, तो उनको स्टॉप करने का कार्य जो होता है वो आपके बॉडी में उपस्थित जो हार्मोन्स होते हैं उनके द्वारा होता है। उस हार्मोन्स में कौन कौन से हार्मोन्स भाग लेते हैं, जैसा कि आप जानते हैं 2 हार्मोन्स तो आपको क्लियरली पढ़ा दिया गया है। कौन कौन से बताइएगा जल्दी। 2 हार्मोन्स कौन कौन से हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन्स। हमने बताया था कि वो मासिक टाइम में और मतलब यौवनावस्था के बाद एस्ट्रोजन स्टार्ट होंगे, और जैसे आप गर्भाशय या सेक्सुअल कंडीशन में क्या होंगे, प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन। तो ये 2 हार्मोन्स क्या हैं आपके, क्या लिखेंगे, मासिक चक्र, बहुत से हार्मोन, बहुत से हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित होती है, के द्वारा नियंत्रित होती है, मतलब रोकी जाती है। और इसके कौन कौन से हार्मोन्स हैं, कौन कौन से हार्मोन्स होंगे, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग, ठीक है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, फिर आपका है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, और तीसरा आपका है एस्ट्रोजन हार्मोन्स, उसके बाद आपका है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो इसको अगर शॉर्ट में लिखें तो FSH, ठीक, और LH, और एस्ट्रोजन डायरेक्टली लिख लेते हैं एस्ट्रोजन, और लास्ट आपका क्या है, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक। इनको अगर फुल फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो लिख लेते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। दूसरा क्या था, लैटिनाइजिंग हार्मोन्स। ये सभी हार्मोन्स क्या करते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम में क्या करते हैं, नियंत्रण करने का काम करते हैं, ठीक है। कौन कौन से वो हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये आपके 4 हार्मोन्स हैं जो आपके मेंस्ट्रुएशन के टाइम में क्या करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल की कितनी फेज होती है, कितनी प्रवस्थाएं होती हैं, ठीक है। तो लगभग इनकी क्या होती है, 4 प्रवस्थाएं होती है। कौन कौन से, मेंस्ट्रुएशन फेज होता है, फॉलिकुलर फेज होता है, ओव्यूलेटरी फेज होता है, और लेटरल फेज होता है, ठीक है ना। ये सभी 4 अवस्थाएं हैं। तो अभी हम जल्दी इसको पूरी तरह से आपको विस्तार से बता देते हैं, ठीक है ना। इसको हम विस्तार से पढ़ लेते हैं। यहाँ तक अगर इस तरह से आपको उतारना हो तो उतार सकते हो आप। शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा प्लीज, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, उसके बाद आप उतारते रहिएगा। अब हम इसको देख लेते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ठीक है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें लैंगिक, अभी मैंने इसको सब अच्छे से समझा दिया, बस उसको एक एक करके इसको देखते जाइएगा कि लैंगिक अंगों में, मतलब सेक्सुअल ऑर्गन में परिवर्तन का चक्रीय क्रम, जो स्त्रियों में यौवना प्रारंभ में, मतलब
जैसे वो मैच्योर हो जाती हैं, यौवना प्रारंभ से लेकर रजोनिवृत्ति। अभी मैंने बताया रजोनिवृत्ति क्या होती है, जब ब्लड स्टॉपिंग होता है, मतलब सॉरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब स्टॉप होंगी, ठीक है, तो रजोनिवृत्ति तक चलता रहता है। मतलब स्त्रियों में जो यौवना प्रारंभ से लेकर के रजोनिवृत्ति तक क्या होते हैं, लैंगिक अंगों में परिवर्तन का चक्र क्या होता है, इसी क्रम में चलता रहता है, ठीक है ना, जो क्या कहलाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है, जिसको क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? कहने का तात्पर्य क्या है, ऊपर वाली हेडिंग पहले आप छोड़ दीजिएगा। कह रहे कि जो स्त्रियों में, मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो स्त्रियों में यौवना प्रारंभ से लेकर मतलब 11 से 13 वर्ष की आयु से लेकर के 45 से 50 वर्ष तक चलता रहता है। यह प्रोसेस, यह प्रक्रिया ही मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाती है। जब ये प्रोसेस चलता है तो लैंगिक अंगों के परिवर्तन, मतलब लैंगिक अंगों में बदलाव का भी चक्रीय क्रम चलता रहता है, ठीक है। इस चक्र का समय, ये जो चक्र है मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो क्रम है, ये लगभग कितने दिनों का होता है, 28 डेज, 28 दिनों का होता है। ध्यान से समझिएगा। इस चक्र का तात्पर्य करें कि ये जो चक्र है इसका तात्पर्य क्या है कि अंतः योनि, जिसको हम वेजाइना कहते हैं, ठीक है, वेजाइना के द्वारा रुधिर प्रवाह से होता है, ठीक है, वेजाइना के द्वारा रुधिर प्रवाह से होता है। मतलब जो योनि होती है उनके द्वारा इम्प्योर ब्लड शरीर से बाहर की ओर स्रावित किया जाता है। इस रुधिर के स्राव को, जो ये रुधिर शरीर से बाहर निकाले जा रहे हैं, उनके स्राव को क्या कहते हैं, ऋतुस्राव या मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋतुस्राव या मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, ठीक है ना। कह रहे हैं कि जो मेंस्ट्रुएशन होते हैं उस टाइम में, ऋतुस्राव के समय में, वहां से कौन कौन सी ऐसी अपशिष्ट पदार्थ, ऐसे बॉडी पार्ट्स के कौन कौन से ऐसे अंग होते हैं जो शरीर से बाहर, सॉरी इम्प्योर ब्लड कह लीजिए, इम्प्योर ब्लड शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। तो उस टाइम में अवखंडित गर्भाशय, जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, ठीक है, ये शरीर से बाहर श्लेष्मा तथा श्वेत रुधिराणुओं और अनिषेचित, मतलब जो निषेचन की क्रिया में सक्षम नहीं हुआ है, अनिषेचित अंडाणु प्रत्येक मेंस्ट्रुएशन में, जब मतलब प्रत्येक मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब चलता है उस टाइम में वेजाइना से बाहर निकाल दिए जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया कि क्या क्या, मतलब टूटा हुआ गर्भाशय का कुछ इस तरह का भाग होता है एंडोमेट्रियम का, टूटा हुआ वो भाग श्लेष्मा, श्वेत रुधिराणु और अनिषेचित अंडाणु को मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम में वेजाइना के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। ऋतुस्राव का प्रारंभ, जो ऋतुस्राव का प्रारंभ टाइमिंग होता है, स्टार्टिंग होने का, वो 28वें दिन, मतलब 28वां दिन जब स्टार्ट होता है उसी दिन प्रारंभ होकर लगभग 4 से 5 दिन तक चलती है। मतलब 28वें दिन वो स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद वो 4 से 5 दिनों तक ये प्रोसेस चलती रहेगी, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं कि आवर्त चक्र का जो प्रवस्थाएं होती हैं, उन प्रवस्थाओं को हम देख लेते हैं कि आवर्त चक्र की क्या प्रवस्थाएं होती हैं। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ क्या दिया हुआ है। तो
उसको रेस्टिंग फेज, ठीक है, रेस्टिंग फेज। सेकेंड आपका क्या है, प्रोलिफेरेटिव फेज, ठीक है, प्रोलिफेरेटिव फेज। तीसरा आपका है ओविलेटरी फेज, ओविलेटरी फेज। और चौथा आपका क्या है, ल्यूटियल फेज। पांचवा आपका क्या है, मेस्चुअल, मेस्चुअल। ये सभी स्टेज हैं, ठीक है। अब इसको एक एक करके हम लोग, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं पढ़ा जाएगा, बस थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि यह क्या होती हैं। यह रेस्टिंग प्रोस्टा, यह प्रारंभिक पुटिकाओं की मतलब फॉलिकल पुटिकिक अवस्था है, जो 5 to 7 डेज, ठीक है, व्यवस्था है, ठीक है ना, जो 5 से 7 दिन की होती है, बस हम इसको थोड़ा थोड़ा जानेंगे। रेस्टिंग फेज जो होती है, ठीक है ना, ये प्रारंभिक पुटिका अवस्था होती है, जो कितने दिनों तक की होती है, 5 से 7 दिन की होती है। इस प्रवस्था में गर्भाशय वाहिनी तथा योनि की भित्ति में ऊतक वृद्धि होती है। इस प्रवस्था में गर्भाशय वाहिनी तथा योनि की भित्ति में, योनि वेजाइना की भित्ति में वृद्धि होती है, ठीक। क्या बोला कि यह प्रारंभिक पुटिका अवस्था होती है, इसको पुटिक कर लीजिए, पुटिका अवस्था होती है जो 5 से 7 दिन की होती है। इस प्रवस्था में गर्भाशय, अब देखिए गर्भाशय वाहिनी बोला तो मतलब उसके अंदर, गर्भाशय के अंदर जो फैलोपियन ट्यूब होती है, ठीक है ना, वहाँ फैलोपियन ट्यूब की बात किया। गर्भाशय वाहिनी तथा योनि की जो भित्ति होती है, जो लेयर होती है, उसमें क्या होती है, ग्रोथ होती है, तथा ऋतुस्राव के समय टूटी फूटी जो वहाँ होती है भाग, उसकी क्या करती है, वो मरम्मत करती है, ठीक है ना। ऋतुस्राव के समय हुई टूट फूट की वो मरम्मत करती है, मतलब जब मैच्यूरेशन कंडीशन स्टार्ट हो जाती है तो उस समय जो टूटी फूटी जो पार्ट्स होते हैं, उसकी वो क्या करती हैं, रिपेयरिंग करती हैं, मरम्मत करती हैं, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं कि प्रोलिफेरेटिव फेज क्या होता है, प्रोलिफेरेटिव फेज क्या होते हैं, ठीक। करेंगे, यह एस्ट्रोजन प्रवस्था कहलाती है। कौन, ये वाले भाग क्या कहलाते हैं, एस्ट्रोजन प्रवस्था कहलाते हैं। कौन, प्रोलिफेरेटिव फेज जो होती है वो एस्ट्रोजन प्रवस्था कहलाते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन्स, मतलब एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो होते हैं वो अंडाशय में उपस्थित पुटक कोशिकाओं से स्रावित होता है। ये हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होते हैं, कहाँ से, कह रहा है कि अंडाशय में उपस्थित, कह रहा है कि अंडाशय में उपस्थित
ऊतक कोशिकाओं से स्रावित होते हैं। कोशिकाओं से क्या होते हैं, वहां से ही ये सिक्रीट होते हैं, स्रावित होते हैं। समझ में आ रहा है ना कि प्रोलिफेरॉन जो होते हैं वो एस्ट्रोजन प्रवस्था कहलाते हैं। मतलब यहाँ से एस्ट्रोजन का सिक्रीशन होता है, इस वजह से इसको एस्ट्रोजन फेज भी कहते हैं। कह रहे हैं कि ये एस्ट्रोजन का सिक्रीशन होता कहाँ है, तो अंडाशय में जो उपस्थित फैलोपियन सेल होती हैं उनके द्वारा ये क्या होते हैं, वहां से सिक्रेट होते हैं। इसके अभाव में कह रहे हैं कि जब यहाँ से जो पुटिक कोशिकाओं से जो हार्मोन्स निकल जाते हैं, सिक्रेट हो जाते हैं, तो उनके अभाव के कारण गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है वो मोटी हो जाती है। ठीक है, इसके अभाव में गर्भाशय की एंडोमेट्रियम मोटी हो जाती है। ठीक है, समझ में आया कि इसकी जब कमी हो जाएंगी तो वो गर्भाशय की जो लेयर होंगी वो क्या होंगी, मोटी हो जाएंगी। आगे हम देख लेते हैं ओव्यूलेटरी फेज, जिसको हम हिंदी में अंडोत्सर्ग कहते हैं। ठीक है, अंडोत्सर्ग, जहाँ से अंडे उत्पन्न होते हैं। करें इस प्रवस्था में अंडोत्सर्ग होता है, तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ओव्यूलेटरी फेज है, मतलब ये अंडोत्सर्ग प्रवस्था है। तो इस अवस्था में इसको मिटा देते हैं, इस प्रवस्था में अंडोत्सर्ग होता है, मतलब अंडे उत्पन्न होते हैं, निकलते हैं। ठीक ना, इस प्रवस्था के प्रारंभ में एस्ट्रोजन का स्रावण बढ़ने से पुटिका प्रेरक हार्मोन्स, ठीक है, कह रहे हैं कि जो इस अवस्था में क्या होंगे कि इस अवस्था का जैसे ही प्रारंभ होगा एस्ट्रोजन का स्रावण, इस अवस्था का प्रारंभ होने पर पुटिका, तो देख लीजिएगा जो फॉलिकुलर फेज था वो क्या था, एस्ट्रोजन प्रवस्था कहलाता है, और अंडाशय में उपस्थित पुटिक कोशिकाओं से स्रावित होते हैं। मतलब अंडाशय में जो उपस्थित फॉलिकुलर सेल होते हैं वहां से ये एस्ट्रोजन क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। ठीक है, इसके अभाव के कारण, मतलब एस्ट्रोजन के अभाव के कारण गर्भाशय की एंडोमेट्रियम परत जो होती है वो मोटी हो जाती है। ठीक है, आगे क्या है, ओव्यूलेटरी फेज, अंडोत्सर्ग प्रवस्था। ठीक है, इस प्रवस्था में अंडोत्सर्ग होता है, मतलब यहाँ इस फेज में क्या होते हैं, अंडे उत्पन्न होते हैं। इस अवस्था के आरंभ में, मतलब ये अवस्था जब प्रारंभ होते हैं उस टाइम एस्ट्रोजन का स्रावण बढ़ने से, मतलब एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स का जो स्रावण होता है, बहाव होता है, वो तेजी से बढ़ने लगता है, जिसके कारण क्या होते हैं वहाँ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का स्रावण कम हो जाता है। क्यों कम होता है, क्योंकि वहाँ एस्ट्रोजन का स्रावण क्या हो गया है, बढ़ गया है, मतलब एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स का सिक्रीशन ज़्यादा तेजी से हो रहा है, जिसके कारण FSH, इसको डायरेक्टली हम सिंपल में FSH शॉर्ट में के नाम से जानते हैं ना, जान लेते हैं। FSH का स्रावण क्या होता है, बहाव कम होने हो जाता है। ठीक है ना, अब धीरे धीरे ल्यूटिनाइजिंग, ठीक है, अब धीरे धीरे जब इसका सिक्रीशन कम हो जाएगा तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का सिक्रीशन क्या है, वो तेज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के प्रभाव से जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का सिक्रीशन हो रहा है उनके तेजी से प्रभाव होने पर ग्रैटियन पुटिका जो होती है, ठीक है, ग्रैटियन पुटिका जो होती हैं वो फट जाती हैं, और ग्रैटियन पुटिका के फटने के बाद अंडाशय से परिपक्व, मतलब ओवरी में जो बने हुए मैच्योर ओवम है वो मुक्त हो जाता है। ठीक, समझ में आया होगा शायद। ल्यूटियल फेज क्या होता है,
ग्राफियन पुटिका। ग्राफियन पुटिका यहाँ है ना, ग्राफियन पुटिका के बाद क्या प्रोसेस हुआ है कि अंडाशय से अंडाणु जो थे वो मुक्त हो गए हैं, वो इमेच्योर नहीं मैच्योर अंडाणु, ठीक है ना। ग्राफियन पुटिका फटी क्यों है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के स्राव से, उसका स्राव इतना तेजी से हुआ है कि ग्राफियन पुटिका क्या हुई है? फट गई है। वही यहाँ कह रहा है कि ग्राफियन पुटिका अंडाणु मुक्त होने के पश्चात, जब ग्राफियन पुटिका अंडाणु मुक्त हो जाते हैं वहां से, तो उसके फलस्वरूप को क्या करते हैं वहां से एक पीले रंग की रचना, मतलब एक पीले रंग का रचना में वो कुछ वहां से सीक्रेट करते हैं या दिखाई देते होंगे, जिसे हम क्या कहते हैं? कार्पस ल्यूटियम कहते हैं, जिसको कार्पस ल्यूटियम कहते हैं, ठीक है ना। कह रहे हैं कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के प्रभाव से, ठीक, इसके प्रभाव से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के या लेज हार्मोन्स के प्रभाव से यह प्रभाव में, ठीक ना, इसके अभाव में यह प्रोस्टेट हार्मोन स्रावित करने लगती है। मतलब कि अब ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सीक्रेट हुआ, ग्राफियन पुटिका फट गई, अब धीरे धीरे इसका अभाव होने लगा, मतलब कमी आने लगी। तो यहाँ जब कमी आई तो यहाँ से प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन्स क्या है? सीक्रेट होना शुरू हो गए, ठीक है ना। प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन्स का सीक्रेशन या सावर करने लगती है, ठीक। अब एक लास्ट क्या बचा है? एक लास्ट हम लोगों को जानना क्या है कि मेंस्ट्रुएशन होता क्या है या मेंस्ट्रुअल है क्या? थोड़ा सा उसको भी जान लेते हैं। अब देखिएगा उसमें हम लोगों ने क्या जाना कि अंडाणु सीक्रेट हो चुके थे, निकल चुके थे। कह रहे हैं कि यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता है, ठीक है, मतलब कहने का कि जो अंडाणु सीक्रेट हो चुके हैं, वहां से स्रावित हो चुके हैं, निकल चुके हैं, अगर वो निषेचित नहीं होते हैं तब कार्पस ल्यूटियम क्या होती है? नष्ट हो जाती हैं, ठीक है। तब तक वो बनी रहती है, जब तक वो अंडाणु क्या हो? निषेचित न हो जाए। लेकिन अगर उनके अंदर निषेचन नहीं होगा तो वो क्या होंगी? ऑलरेडी ही टूट जाएंगे। कह रहा है कि यदि अंडाणु निषेचित नहीं होते हैं, ये सारी प्रोसेस कब होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल की कंडीशन में, ठीक है ना। जब मासिक चक्र शुरू होता है या रजोधर्म स्टार्ट होता है, उस टाइम में ये सभी अभी जितने भी 5 स्टेप पढ़ा है आप लोगों ने, उन सभी का उसी टाइम, ठीक है ना। अंडाणु का निषेचन नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाती है। ये एक लेयर है, ठीक है ना, परत है। कार्पस ल्यूटियम क्या होंगी? नष्ट हो जाती है, ठीक। जिसके कारण प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्राव क्या होता है? रुक जाता है। जब ये नष्ट हो जाएगी कार्पस ल्यूटियम, तो इन्हीं के कारण, जिसके कारण एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन या प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्राव रुक जाता है। समझ में आ रहा है कि क्या कहा गया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मासिक चक्र होते हैं, उस कंडीशन में अंडाणु अगर निषेचित नहीं हुए तो उनके इर्द गिर्द जो लेयर होती है कार्पस ल्यूटियम की, वो नष्ट हो जाती है। अगर वो लेयर नष्ट हो जाएंगी, उस टाइम में एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन्स का स्रावण क्या होगा? नहीं होगा और वो रुक जाएंगी। इनकी कमी से गर्भाशय की, इन्हीं की कमी के कारण होती है। अभी आपने उसमें पढ़ा मासिक चक्र में ना कि कौन कौन सी चीजें वहां से, अभी पढ़ा आप लोगों ने, गर्भाशय की जो होती है एंडोमेट्रियम भी वहां से बाहर की ओर निकाल दी जाती है योनि के द्वारा। तो वही है, अब यहाँ जब निषेचित नहीं हुए तो जो गर्भाशय होंगी, गर्भाशय की जो लेयर होगी, वहाँ एंडोमेट्रियम की जो परत होती है वो भी क्या होंगी?
इनकी कमी से गर्भाशय की एंडोमेट्रियम टूट जाती है, रुधिरस्राव के साथ। ठीक है, अभी वही चीज मैं बताई थी, वही आ गया, रुधिर टूट जाती है तो रुधिरस्राव के साथ ऊतक मतलब टिश्यू के टुकड़े के रूप में, ऊतक के टुकड़े के रूप में ठीक है, योनि मार्ग के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। कंप्लीट हो गया, मतलब आपको पूरा एक एक प्रोसेस 1 बाय 1 अच्छे से हर स्टेप को मैंने पढ़ाते हुए आपको समझा दिया है। शायद आपको समझ में आया होगा। अगर आप ध्यान लगा के प्लीज़ आप इसको 2-3 बार देख करके वीडियो समझने की कोशिश करिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। अभी तक तो आप लोगों ने, आपको डायरेक्टली मैंने बता दिया था कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती क्या है, लेकिन उसके बाद भी मैंने वो उनकी प्रावस्थाओं, उनके फेस के बारे में आपको 1 बाय 1 करके मैंने समझा दिया। अगर आपको डायरेक्टली ना समझ में आए तो फिर जब पढ़ेंगे उनकी प्रावस्थाओं के बारे में तब तो आपको समझ में आ जाएगा ना कि 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप जब पढ़ाया गया है तो वहाँ से हर एक चीज़ क्लियर होते जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।